Hello students, myself Anita Malhotra welcome you all to online classes of class 6 science chapter 4 sorting materials into groups part 1. So we are starting with our chapter. If we look around, we can see a number of things having different sizes and shapes such as blackboard, chair, table, wall, fan, clothes, chalk, duster, etc. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम है ना बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें देखते हैं जो कि अलग अलग साइज में है, अलग अलग कलर्स में है, ठीक है, और अलग अलग शेप्स में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक. आर ऑल ऑफ दिस मेड ऑफ सेम मटेरियल? डेफिनेटली नॉट. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. क्या ये सभी चीजें जो हैं वो एक ही चीज की बनी हुई है? बिल्कुल भी नहीं. ये सब चीजें जो हैं ये अलग अलग जो है मटेरियल की हैं, वो बनी हुई हैं, ठीक है. सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वुड, सम ऑफ फ्रॉम प्लास्टिक, सम फॉर मेटल्स एक्सेट्रा. अब इनमें से कुछ चीजें तो क्या है लकड़ी से बनी हुई है, कुछ प्लास्टिक से बनी हुई है और कुछ मेटल से बनी हुई है. Thus, we have lots of material around us which are used for different purposes. इस प्रकार हमारे आसपास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसको कि हम अलग अलग काम में ले सकते हैं, अलग अलग चीजें बनाने के काम में जिसको हम ले सकते हैं. It will be difficult to separate each material separately. It will be difficult to separate each material separately. Therefore, to study different materials, we need to group or classify them. अब क्या है कि सबको अगर हम एक ही संग में रखेंगे तो उनको जो क्या है कि ना उनको पहचानना, उनके बारे में जानकारी निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं उनको सबको अलग अलग ग्रुप बना के उसमें क्लासिफाई कर देते हैं और फिर हम ग्रुप से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा. जैसे कि अगर हमने लगाया, हमें खाली बोलती हूँ कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजों के नाम बताओ, तो आप मुझे प्लास्टिक से बनी हुई चीजों के नाम बताओगे. आप मुझे ये थोड़ी बताओगे कि आयरन से, लोहे से ये बनता है, लकड़ी से ये बनता है, ये तो आप मुझे नहीं बताओगे. इस प्रकार से अलग अलग हम जैसे ग्रुप बना लेंगे, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, वुड से बनी हुई चीजें, आयरन से बनी हुई चीजें, तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो है क्लासिफाई कर देंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा. In classification, all the materials with similar properties are grouped together. In this chapter, we will study why grouping is important. Also, we will study some general properties of materials which enable us to arrange them in various groups. तो अब इस चैप्टर में हम यही ग्रुपिंग क्यों किया जाता है, ग्रुपिंग करने से हमें क्या क्या फायदा होता है, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है. अब मटीरियल्स. Material is a matter from which something is or can be made. मटीरियल वह चीज होती है जिसमें से कुछ चीज या बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं. If you see utensils, they are made of steel. Furniture is made of wood or plastic or glass or iron or combination of all. Clothes are made of fabrics. Steel, wood, plastic, glass, iron, fabric are therefore called materials. Materials like steel, iron, wood occur naturally, while others like plastic, glass are man-made or artificial materials. अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे कि ना कुछ बर्तन वगैरह है, कुछ स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है, और फर्नीचर जो है वो वुड का बना हुआ होता है, और प्लास्टिक से भी बहुत सारा फर्नीचर बना हुआ होता है, ग्लास से भी बना हुआ होता है, लोहे से भी बना हुआ होता है, ठीक है. और फैब्रिक मतलब कि कपड़े से जो है वो अलग अलग प्रकार के क्लॉथ बनते हैं, मतलब कि धागा से होता है. धागा जो होता है वो नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है. नेचुरल जो होता है वो हमें एनिमल से प्राप्त होता है और प्लांट से प्राप्त होता है, और आर्टिफिशियल या मैनमेड जो होता है उसको फैक्ट्रियों के अंदर बनाते हैं. तो इनको हम सब चीजों को ना अलग अलग कैटेगरी करके जो है हम रखते हैं, ताकि अगर कोई पूछे कि नेचुरल वाला कपड़ा कौन सा है तो हम ये बता देंगे कि ये वाला कपड़ा जो ऊन से या सिल्क से बना हुआ है ये नेचुरल वाला है. इसी प्रकार अगर कोई हम कहते हैं कि आर्टिफिशियली मेड है ये, तो ये कौन सा है, रेयन है, पॉलिस्टर है, तो ये हम सब बता देंगे, ठीक है. तो इस प्रकार से जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, मटीरियल. क्या कहते हैं, मटीरियल. ओके. अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, look around yourself and name some of the things from your surrounding in column 1 and in column 2. Write the materials by which they are made up of and also write whether the materials are natural or
और आर्टिफिशियल इन कॉलम थर्ड। तो देखो इसमें आपको एक करके बताया हुआ है, जैसे कि क्या ये करके बताया, जैसे उन्होंने पहला चीज जो ली है वो है चेयर लिया है, इन्होंने क्या लिया है, चेयर लिया है। ठीक है, चेयर किसकी बनी हुई होती है, अगर वो लकड़ी की बनी हुई है तो आप उसमें वुड लिखो, अगर वो आपने प्लास्टिक की भी चेयर आती है, अगर वो प्लास्टिक की बनी हुई है तो आप लिखो प्लास्टिक लिखो। ठीक है, अब आप लिखो वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल चीज है। तो देखो अगर आपने है ना चेयर को वुड लिखा है तो वुड तो क्या होता है, नेचुरल होता है, लकड़ी जो है हमें नेचुरली मिलती है। अगर हमने उसमें लिखा प्लास्टिक तो प्लास्टिक क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजों के जो है नाम लिखो, वो किस चीज से बनी हुई है लिखो, और वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये हमको इसमें चार्ट में भरना है। ठीक है, अब हम अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स। अब हम ये देखेंगे कि क्या जरूरत है चीजों को जो है अलग अलग क्लासिफाई करने का, अलग अलग वर्गीकृत करने का। टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग थिंग्स, टेक द एग्जांपल ऑफ स्कूल। हम इसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे स्कूल का। इन स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज एंड इक्वल अंडरस्टैंडिंग लेवल आर असाइन्ड टू द सेम क्लास, but imagine the situation when there would not be any class in your school. All the students of various ages are sitting randomly in any of the room. How would you find your classmates? How would your teachers teach you? The situation would be very messy and irritating. So to avoid this kind of situation, it is better to group the students in a class. अब क्या है कि अगर हमारे एक कोई स्कूल है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के जो है वो बच्चे उसमें पढ़ते हैं। जैसे हमारी स्कूल जो है वो चालू हो जाती है, मेरे इसमें 4 इयर्स का बच्चा तो स्कूल में पढ़ गया, डाल दिया हमने। ठीक है, अब वो बच्चा है, उसको हमने डाल दिया नर्सरी में डाल दिया, उसके बाद में 5 इयर्स का वो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से वो आगे आगे क्लासेस बनती जाती है। अगर बाय चांस मान लीजिए कि हमारा स्कूल 8th तक है, तो क्या है कि हमें ना इन सारे बच्चों को अगर एक ही कमरे में बिठा देंगे, ठीक है, अब ऐसे एक ही कमरे में अगर हम बिठा देंगे तो उनको हमें ना कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनको हम पढ़ा सकते हैं? कोई बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोई बच्चे तो बहुत बड़े, किसी को ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, किसी को क्या पढ़ाना, तो सब कुछ जो है एकदम मैस अप हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बच्चा रो रहा होगा, कोई बच्चा टॉकिंग कर रहा होगा, किस बच्चे को तो बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्कूल में अलग अलग क्लासेस जो है वो रूम बनाए जाते हैं, जिसमें एक एज के बच्चे जो होते हैं उनको एक क्लास में रखा जाता है, दूसरी एज के दूसरे क्लास में। इस प्रकार से उन्हें सही तरह से अलग अलग क्लासों में बांटा जाता है, ताकि उनके एज के अनुसार, उनके माइंड के अनुसार जो है उनको पढ़ाया जाए, ताकि वो अच्छे से समझ सके और वो अपने आप। अब देखो बहुत छोटा बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बड़े बच्चों के संग में बैठा दिया, वो क्या बातें करेंगे, क्या करेंगे, बड़े बच्चे भी परेशान, छोटे बच्चे भी परेशान। अगर सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अपने हिसाब से खेलेंगे, करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, तो वो अपने ग्रुप में रहेंगे। तो इसलिए हमको सही तरीके से क्लासिफाई करना जो है ये जरूरी है, और हमें क्लासिफाई करना भी चाहिए। Classify enables us to study things systematically. Remember chapter 2, when we have studied components of food, we studied food items grouping into components like carbohydrates, proteins, fat, vitamin, etc. Similarly, in chapter 3, we classified fibers and fabrics in 2 groups, natural and synthetic. Natural fiber are again classified into plant fiber and animal fibers. अब क्या है, सिस्टमेटिकली अगर हम तरीके उससे क्लासिफाई करेंगे तो वो हमारे लिए जो है आसानदायक हो जाता है। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, विटामिन था। फिर हमको जिन जिन चीजों से कार्बोहाइड्रेट मिलता था हमने उसमें वो चीजें पढ़ी, जिस चीज से फैट मिलता था हमने वो पढ़ी, विटामिन थी वो पढ़ी। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफाई करके पढ़ा, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ। इसी प्रकार चैप्टर 3 में जो था फाइबर वगैरह के बारे में पढ़ाई थी, इसमें ना हमने पहले तो बोला कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, हमने उस अनुसार उसको क्लासिफाई कर दिया कि है ना फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। हमने 2 बांट दिए, नेचुरल वालों का ग्रुप बना दिया, आर्टिफिशियल वालों का ग्रुप बना दिया। नेचुरल के अंदर जो है प्लांट से भी प्राप्त होते हैं, एनिमल से भी प्राप्त होते हैं, उनका भी हमने एक ग्रुप बना दिया। ये प्लांट से प्राप्त होने वाला फाइबर, एनिमल से होने वाला
प्राप्त होने वाला फाइबर और जो सिंथेटिक फाइबर था, इनको अगर हमने अलग अलग क्लासीफाई करके हमने इनको अच्छे से जमा हुआ था तो हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई और हमने आसानी से इसको पढ़ लिया। ठीक है, classification of things can be seen anywhere in schools, in books, in your home, in office, etc. In your home, various rooms are classified as drawing room, living room, dining room, study room, kitchen, bedroom, etc. according to the purposes they are used. देखो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है ना, वो काम जो है वो लाइब्रेरी में भी होता है। देखो अगर लाइब्रेरी में एक ही जगह पे बहुत सारी बुक्स का ढेर लगा देंगे हम, और हमको है ना क्लास 6 साइंस की बुक चाहिए, तो हमें ढूंढना कितना मुश्किल होगा। एक ही कमरे में बहुत सारा ढेर लगा दिया, साइंस की बुक्स, मैथ्स की बुक, सोशल स्टडीज की बुक, हिंदी की, इंग्लिश, अरे भाई उनको तो हमने ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को हम व्यवस्थित रखेंगे, एक रैक में या एक अलमीरा में हम क्या करेंगे, एक साइड पे साइंस लिख देंगे, साइंस, और उसमें हम बुक्स को अगर सही तरीके से जमा देंगे, पहले एलकेजी की बुक साइंस की, फिर जो भी ईवीएस होता है उनका फर्स्ट टू फिफ्थ तक, उसके बाद में सिक्स की साइंस, सेवन्थ की साइंस, एट्थ की साइंस, तो इजीली हम लोग है ना क्या करेंगे, साइंस का सेक्शन अलग, मैथ्स का सेक्शन अलग, तो हम क्या करेंगे, पहले तो साइंस के सेक्शन में जाएंगे, फिर देखेंगे ए 1 2 3 4 5 6 सिक्स की सेक्शन यहाँ पे, तो हमें सिक्स की बुक्स वगैरह जो वहां से आसानी से मिल जाएंगे। मैथ्स की चाहिए तो मैथ्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे, वहां से ले लेंगे। हमें स्टोरी बुक्स चाहिए तो स्टोरी बुक्स का अलग सेक्शन होगा, बच्चों की स्टोरी बुक्स अलग होंगी, बड़े बच्चों की स्टोरी बुक्स अलग होंगी। तो इस प्रकार अगर क्लासीफाई होगा सही तरीके से तो हमें वो चीज जल्दी भी मिल जाएगी, ठीक है ना, और आसानी से भी मिल जाएगी। नहीं तो ढूंढते रहो इतने सारे ढेर में से, अरे कहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, वहां पड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे घर में भी हमको देखने को मिलेगा। घर में कैसे देखने को मिलेगा, देखो अगर हम एक ही कमरे के अंदर घर बनाने के बजाय हम एक बड़ा सा हॉल बना देते हैं, उसके अंदर ही बर्तन भी रख देते हैं, कपड़े भी रख देते हैं, सारा सामान रख देते हैं, टब बाल्टी वगैरह सब कुछ रख देते हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो वो गंदा भी लगेगा, सही व्यवस्थित भी नहीं रहेगा, और हमको कोई चीज ढूंढनी है तो हमें ना ऐसे ऐसे हटाते रहेंगे, सामान को निकालते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक है ना घर में अगर घर बनाते हैं तो उसमें किचन का रूम होता है, किचन के रूम में सब टेबल्स खाने की चीजें रखते हैं, खाने की बर्नियां होती है सब व्यवस्थित होती है, वन बाय वन रखते हैं, हम ट्रांसपेरेंट बने रखते हैं ताकि हमको सामने से दिख जाए, हाँ इसमें ये मूंग की दाल पड़ी है, इसमें चने की दाल पड़ी है, इसमें ये चावल पड़े, इसमें नमक पड़ा है, मिर्ची पड़ा है, हल्दी पड़ा है, व्यवस्थित करके हम रखते हैं। तो इस प्रकार हमें आसानी से चीज मिल जाता है। फिर हम एक अपना बेडरूम उसमें बनाते हैं, बेडरूम में हम बेड वगैरह रखते हैं, बेड वगैरह जो भी हमारे सोने को रात को काम आने वाली चीजें होती जो भी होता है वो वहां पे रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बाथरूम अलग से बनाते हैं, उसमें बाथरूम संबंधित टब बाल्टी साबुन वगैरह जो हम वहां पे रखते हैं, हमको इजीली सामने मिल जाता है, वो चीज होता है। तो इस प्रकार से हमने घर में भी सारी चीजों का जो है हम व्यवस्थित उसको करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफाई करना जो है वो कितना जरूरी है, ठीक। In medical field, diseases are classified with the symptoms occurred. This is how doctor can treat patient without having to study each patient individually. It means classification helps us to get a general idea of other members of the group. If you know about one group of people, for instance, if you are visiting a school library and you find a science book in a cabinet of a cupboard, then you will get the idea that the other books of the cabinet will be of science. Thus, classification is important because of the following reasons. अब क्या है, जो क्लासिफिकेशन का जो काम है ना, ये काम जो है ये मेडिकल फील्ड में भी इसको किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स वगैरह भी इसका क्लासिफिकेशन वगैरह जो है ये सब करते हैं। अलग अलग बीमारियों को अलग अलग श्रेणी के अंदर बांट के रखा गया है ना। जैसे कि ना जैसे खांसी जुकाम वगैरह इसको अलग तरह से रखा गया है। जब भी किसी को खांसी जुकाम होगा तो वो डॉक्टर जो है समझ लेगा कि भाई इस मौसम के अनुसार ये बीमारी चल रही है, तो उस अनुसार उसको दवाई दे देगा। इस अलग अलग प्रकार से, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, कोरोना वगैरह की जो दवाई वगैरह है उनको सामने अलग से रैक पे रखते हैं, ठीक है। अगर उनको सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स है, ये इसके हैं कोरोना के, तो उसको उससे संबंधित दवाई फटाफट दे देते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो है केमिस्ट वगैरह जो दवाई बेचने वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर वो लोग है ना सारी दवाइयाँ, उनके पास में कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, तो अगर वो सारी दवाइयाँ जो है वो मिला के एक ही जगह पे ऐसी डाल दें, एक कमरे में भर दें या ऐसी रैक में भर दें, तो है ना उनको जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आएगा ये दवाई चाहिए तो कैसे ढूंढेंगे, अरे यहाँ है यहाँ है, ढूंढेंगे उनको मुश्किल हो जाएगी। तो वो भी क्या करते हैं, ABCD के अनुसार अल्फाबेट के अनुसार जो है सही तरीके से जमा देते हैं दवाएं कि ए नाम वाली सही दवाएं इधर, बी वाली इधर, सी वाली इधर, डी वाली इधर, या कैसे भी वो अपने अनुसार कोई भी सिस्टम बना के उनको सही तरीके से, फिर जब वो देखते हैं कि हाँ एस्कॉर्बिक वाली टैबलेट चाहिए, तो वो वहां पे देखेंगे, अच्छा ए वाले खाने में जाएंगे, उसमें जाके उसको फटाक से मिल जाएगी, डेस्प्रेन चाहिए तो डी वाले खाने में जाएंगे और फटाफट से मिल लेंगे। तो इस प्रकार से क्लासिफाई करके जब है ना चीजों को रखा जाता है तो हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको पढ़ लो। इट प्रोवाइड्स सिस्टमिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, ये क्या करता है, हमें सिस्टमिक तरीके से, एक सही तरीके से अलग अलग चीजों का जो है वो नॉलेज देता है। इट गिव्स अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, वो एक चीज से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी होगी। एक बुक से अगर हमने देखा कि हाँ ये साइंस का रैक है, तो यहाँ पे अगर साइंस की बुक है तो इसमें और भी जो है बहुत सारी जो है वो भी सब साइंस की ही बुक होंगी, अलग अलग श्रेणी का हमें पता लग जाता है। It differentiates different groups. It means classification enables us to know how the member of a group differ from those of the other group. इस प्रकार से हमको ये पता लग जाता है कि एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से कैसे अलग है। यही चीज आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, मॉल वगैरह में अगर एक जगह पे ना दालें पड़ी हैं, दालों का पैकेट पड़े तो वहां पे सब दालें ही दालें पड़ी होंगी, यानी कि अगर आपको दाल लेनी है, पल्सेस लेनी है, तो आप उस तरफ चले जाओ। अगर आपको सर्फ लेना है तो आप सर्फ वाला अलग से एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन में सब तरह के सर्फ वगैरह होते हैं, आपको जो चाहिए वहां से ले लो। चिप्स वगैरह है तो आपको जैसे चिप्स वगैरह चाहिए वो पूरा पोर्शन चिप्स का होता है, तो वहां से आप जो भी चिप्स खरीद लो। अगर सब कोई चीज यहाँ रखी है कोई चीज वहां रखी है और इस तरह से हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, तो फिर तो ढूंढना मुश्किल है, टाइम का वेस्टेज है और थक हो जाएगा इंसान। ठीक है, अब इसमें हम ये आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल सम मटेरियल्स आर गिवन, okay, write few things made from these materials in the given shape in the given space। अब क्या है, इसमें जो है मटेरियल दिए हुए हैं, आपको ये चार्ट है, इसमें आपको भरना है कि इनसे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। जैसे प्लास्टिक दिया है तो प्लास्टिक से टॉयज बनते हैं, चेयर बनती है, बकेट बनता है, वुड से क्या क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, सोफा बनता है, टेबल बनता है, आपको ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, ग्लास से क्या क्या बनता है, कप बनते हैं, डिनर सेट बनते हैं, जो भी बनता है। रबड़ से क्या क्या चीजें बनती है आपको वो लिखना है। लेदर से बेल्ट बनता है, और है ना जैकेट बनती है, शूज बनते हैं, जो भी चीजें बनती है वो दो दो तीन तीन चीजें जो है ये आपको इसमें फिल करनी है। ओके, अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मटीरियल्स, अब मटीरियल्स की जो प्रॉपर्टीज क्या है, उनके गुण क्या है, ये हम पढ़ेंगे। One of the most common criteria for classifying materials is based on their properties and uses। ठीक है, अब जो भी है ना जिसका मेन जो क्राइटेरिया है, माने उसको बांटते हैं, वो है मटेरियल के बेस पे, ये किस मटेरियल का है उसके अनुसार जो है उसको बांटते हैं चीजों को। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। Have you ever noticed why a cooking utensil is made of steel, not of paper or fabric? Why clothes are made from fibers, not from iron or steel? अब देखो अजीब सी बात हो गई, क्या बात हो गई कि ये पूछ रहा है कि कुकिंग करने वाले जो बर्तन है वो स्टील के क्यों बनाते हैं, वो पेपर के या फैब्रिक के क्यों नहीं बनाते, बना सकते हैं क्या? अरे भाई, अगर पेपर के बनाएंगे तो वो जल जाएंगे, फैब्रिक के बनाएंगे तो कपड़े वगैरह के बनाएंगे, तो क्या कपड़े के चाय के डब्बे में हम चाय बनाएंगे, पेपर के पेपर के कुकर होएगा क्या, उसमें हम सामान बनाएंगे क्या, वो तो जल जाएंगे। तो मटेरियल के अनुसार देखो, जो स्टील का मटेरियल है वो अच्छा मटेरियल है, वो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, तो इसलिए वो स्टील का बनता है। ठीक है, और कपड़े जो है क्या वो लोहे के कपड़े बन सकते हैं, लोहे के कपड़े बनेंगे, स्टील के कपड़े बनेंगे, हम पहनेंगे उनको? नहीं, वो हम नहीं पहन सकते, क्योंकि स्टील वगैरह जो होता है वो बहुत कड़क होता है, वो चुभता है, चुभ सकता है। हाँ, रॉबर्ट के कपड़े जरूर स्टील के बन सकते हैं या आयरन के बन सकते हैं, पर इंसान के कपड़े तो बनाने के लिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए
जो कि सॉफ्ट हो, नरम हो, हमारे शरीर का पसीना सूखता हो, हमारे शरीर को जिससे कि आराम मिलता हो। ठीक है, because for cooking we need a material that can withstand fire without burning or melting. प्लास्टिक और फैब्रिक और पेपर आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब हम कुकिंग करने के लिए जो है ऐसी चीज को उपयोग में लेते हैं जो कि ना जले नहीं और वो पिघले भी नहीं, और प्लास्टिक और फैब्रिक जो है वो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए चीजों को जो है स्टील का बनाया जाता है। क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट और कोल्ड, hence we need a material that can solve the purpose of clothing. अब कपड़ा जो है वो हमें गर्मी और सर्दी से भी बचा सकता है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि क्या चीज हमारे उपयुक्त होगी, तो उसी चीज की चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। On the other hand, iron and steel becomes hot in summer and cold in winter. Also, these materials are hard and have sharp edges which can harm our body. और ये जो लोहा और ये जो स्टील वगैरह हैं, ये जो है ये बहुत है ना हार्ड भी होते हैं, इनके जो है ना किनारे जो है बहुत पैने होते हैं, हमको चुभ भी सकते हैं, इसलिए हम इनसे बनी हुई चीजें जो है नहीं पहनते हैं। ठीक है, therefore these materials are not used in clothing. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिसाइड द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। अब जो उसके ना गुण होता है ना उसके आधार पर ही तो हम चीजें बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है अलग अलग हम करेंगे। तो अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है अपीयरेंस। कुछ चीजों को हम देख के पहचानते हैं, देख के इसको भाई हम काम में लेंगे कि काम में इसको किस काम में लेना है, किस काम में नहीं लेना है। ठीक है, ऑल द मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, स्टील लुक्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। जैसे कि पेपर, क्लॉथ, स्टील, गोल्ड, क्ले माने मिट्टी और प्लास्टिक, ये सब चीजें एक दूसरी चीजों से जो है अलग अलग दिखाई देती हैं। वो दे लुक डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। क्योंकि ये अलग क्यों दिखती है, क्योंकि इनका जो सरफेस जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, देखो कपड़े का सरफेस अलग होता है, स्टील का सरफेस अलग होता है, गोल्ड अलग से होता है। ठीक है, तो इनका अपीयरेंस इनके दिखावे के अनुसार जो है सरफेस के अनुसार इनको अलग अलग होते हैं। द सरफेस मटेरियल लाइक स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा अपीयर शाइनी। स्टील चमकदार होता है, गोल्ड चमकदार होता है, एल्यूमिनियम चमकदार होता है। these materials are called metal. इनको हम मेटल बोलते हैं। The characteristic shine of materials is called luster. Materials यानी कि मेटल जो चमकते हैं तो उसको कहते हैं luster. Luster का मतलब यही होता है कि चमकीला। ठीक है, all the metals are luster. सभी metals जो होते हैं वह चमकीले होते हैं। Although after some time they may look dull, this is because of the action of air on them. But if you cut them or rub them, the surface with sandpaper, then dull metal shines again. अब क्या है, मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर तो चमकीले होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी है ना हवा या पानी की वजह से क्या होता है उनकी जो है चमक जो है वो फीकी पड़ जाती है, डल हो जाती है। परंतु उनको हमें ना सैंड पेपर, एक पेपर आता है, उससे अगर हम रगड़ेंगे ऐसे से साफ करते हैं या उनको मशीनों की सहायता से अगर हम साफ वगैरह करते हैं तो वो फिर से चमकने लग जाते हैं। ठीक है, on the other hand, materials like wood, paper, coal, plastic, etc. do not have luster. Their surfaces appear rough and dull. Therefore, materials can be classified on their appearance. और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि लकड़ी है, पेपर है, कोयला है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब चीजें जो है ये ज्यादा चमकती नहीं है, तो इनकी लस्टर अपीयरेंस पे चमक वाली चीजें और डल चीजें, इसके आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो इसमें आता है वो है हार्डनेस। ठीक है, hardness. If the shape of a material cannot be changed by pressing it, it is said to be hard. On the other hand, if the shape of a material is changed by pressing or stretching it, it is said to be soft. Hard materials cannot be cut easily, but soft materials can. अब क्या है, अगर हम किसी चीज को ऐसे दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होता है कि ना वो दबता नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत हार्ड है। और अगर कोई चीज दब जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये चीज नरम है या ये चीज सॉफ्ट है। ठीक है, या फिर ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, नरम है, हम कहते हैं। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल जो होता है उसको काटना आसान नहीं होता, और जो सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उसको हमें आसानी से काट सकते हैं।
Different materials have different degrees of hardness. For example, stone is harder than wax. Plastic is harder than paper. All the metals like iron, copper, and steel are hard. So hardness or softness is another property of materials. अब क्या है कि ना तुमने देखा होगा कि हर चीज की हार्डनेस जो है वो अलग अलग है. जैसे स्टोन जो है, पत्थर और मोम. पत्थर भी वैसे तो हार्ड है, पत्थर को दबाते हैं तो हार्ड है. मोम भी हार्ड होता है, लेकिन पत्थर जो है वो मोम से ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है. प्लास्टिक और पेपर को अगर लेंगे तो प्लास्टिक जो है वो पेपर से ज्यादा हार्ड होती है. ठीक है. सभी मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, स्टील, ये सब है ना बहुत हार्ड होते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये भी एक गुण है मटेरियल का. ठीक है. एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की. अच्छा, अब हम एक बात और देखते हैं. Enrich your knowledge. Diamond is the hardest substance known to us. Diamond is a form of pure carbon, which is a non-metal. On other hand, graphite is also a pure form of carbon, but it is so soft that it can be easily cut with knife. Graphite is used as a lead in pencil, while the hardness of diamond makes it useful in drill machines, which are used to drill into hard rocks. अब क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है. ठीक है. और इसमें अब डायमंड क्या होता है कि ना बहुत हार्ड होता है. ठीक है. और ग्रेफाइट जो होता है ये नरम होता है. ठीक है. तो इसके डायमंड के इस गुण के कारण बहुत ज्यादा हार्ड होने के कारण रॉक्स वगैरह को जब ड्रिल करने का काम वगैरह होता है तो उसमें डायमंड का यूज किया जाता है. और ग्रेफाइट तो इतना नरम होता है कि उसको हम चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं. और इसलिए उसका उपयोग जो है वो पेंसिल के लेड बनाने करने के काम में लिया जाता है. ठीक है. अब है टेक्सचर. When you touch the surface of some materials, you feel some of them are smooth, whereas others are rough to touch. ठीक है. अब हम किसी चीज को अगर हाथ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें तो बहुत नरम नरम सी होती है उनको हाथ लगाने पे, और कुछ क्या होती है, खुरदरी होती है. Their surface may be hard or soft. For example, if you touch an unpainted wooden piece, you feel it rough, while touching a painted wood feels smooth. Similarly, touching metals feel hard, while cotton feels soft. अब क्या है कि अगर है ना कोई लकड़ी है, ठीक है, उस पर अगर ना कलर नहीं हो रखा, अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो उसका सरफेस जो रहता है वो रफ होता है. ठीक है. अगर उसके ऊपर कलर वगैरह कर दिया जाता है तो उसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है. इसी प्रकार जो है मेटल वगैरह जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. ठीक है. और कॉटन वगैरह जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. तो ये भी जो है एक प्रकार से ये टेक्सचर जो है इसकी प्रॉपर्टी है. अब इसने हमें एक एक्टिविटी दी है. ठीक है. एक्टिविटी क्या दी हमें? क्लोज योर आईज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू कलेक्ट various materials like silk, cloth, woolen cloth, metal, spoon, wooden spoon, glass tumbler, plastic tumbler, a piece of coal, stone, marble, etc. Touch each material with closed eyes and try to find the material each is made up of. अब क्या है कि तुम ये खेल जो है, ये एक्टिविटी जो है आप अपने बच्चों के समय आप लोग क्लास में, घर में, कहीं पे भी कर सकते हैं. ठीक है. अलग अलग प्रकार की ना बनी चीजों से बनी हुई, जैसे कि लकड़ी की चम्मच हो गई, प्लास्टिक की चम्मच हो गई, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, और बहुत सारी चीजें जो ऐसे आप रख लो. ग्लास हो गया. ठीक है. स्टील का ग्लास रख लो, प्लास्टिक का ग्लास रख लो. फिर अपने आंखों पे पट्टी बांध के उसको आप टच करके देखो कि क्या तुम उसको पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो. ओके. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे. वो टॉपिक है हमारा मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है. तो अब ये जो है इसमें जो फर्स्ट हमने पढ़ा था इसमें अपीयरेंस था, फिर हार्डनेस था, फिर टेक्सचर था. अब आ गया मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी. अब व्हाट इज मेलिबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी? If a solid material can be bent or its shape can be changed without breaking it, then that material is said to be ductile. And this property of material is called ductility. अब क्या है, अगर कोई मटेरियल है उसको आप आराम से आसानी से बेंड कर सकते हो. ठीक है. या उसका शेप जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, तोड़े बिना. ठीक है. खाली मोड़ने से वो मुड़ जाता है या उसका शेप चेंज हो जाता है, पर वो टूटता नहीं है. तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, और इस गुण को हम कहते हैं डक्टिलिटी. A ductile material can be drawn into wires. On the other hand, a solid material is said to be malleable. If it can be beaten or passed into sheets of foils.
This property of material is called malleability. A solid material that breaks on being bent, beaten or pressed is called brittle. देखो अब इसमें तीन चीजें हैं, एक तो डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज आसानी से मुड़ जाती है या जिसका जो शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उस मटेरियल को हम कहते, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, अगर कोई चीज है उसकी हमें ना तार वगैरह बना सकते हैं, मान लीजिए उसको खींच के तार में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो डक्टाइल ही होता है। ठीक है, डक्टाइल चीज को तार में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम किसी चीज को खूब कूट पीट के अगर हम उसकी शीट बना लेते हैं, उसकी शीट बन सकती है, तो उसको हम कहते हैं मेलिबिलिटी। ठीक है, और अगर है ना हम किसी चीज को ना कूटते हैं या मारते हैं और वो टूट के चूरा हो जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रिटल होता है, माने भुर जाता है, चीज ब्रिटल होती है। ठीक है, डक्टिलिटी में क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो मुड़ जाती है आसानी से और उसको तारों में भी बनाया जा सकता है, डक्टिलिटी हो गया। ठीक है, मेलिएबल क्या है, अगर उसको हम इतना मारते हैं कूटते हैं तो कि वो ना शीट बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जो अपन कागज आटा वगैरह नहीं सॉरी रोटी वगैरह पैक करने के काम में लेते हैं फॉइल, वो एल्यूमिनियम मेटल होता है, उसको इतना कूटते हैं वो है ना शीट बन जाता है। ठीक है, तो वो जो है उसको कहते हैं मेलिबिलिटी। ठीक है, इस गुण को कहते हैं मेलिबिलिटी। और अगर जैसे कोयला वगैरह है, उसको अगर हम लोग है ना कुछ ना हामर से मारेंगे, हथौड़े से उसको मारेंगे, तो वो क्या होता है, एकदम से चूरा चूरा हो जाता है, तो वो कहता है भंगुर, टूटने वाले, ब्रिटल होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, मटीरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये डक्टाइल होता है एंड मेलिएबल होता है। ठीक है, यानी कि इसको जो है ये गर्म करने पे इसका चीज वगैरह का चेंज भी कर सकते हैं शेप, और ये जो है तार वगैरह में भी बन सकता है। वेल मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कोल आर ब्रिटल। ग्लास और कोल जो है वो ब्रिटल है, मतलब टूट जाता है। ग्लास का कोई कांच है, उसको हम अगर मारेंगे तो चूरा चूरा हो जाता है, कोयले को हम मारेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाता है, तो वो क्या है, ग्लास और कोल क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो एक इसमें लास्ट वाला जो वो है टॉपिक इसमें जो हमारा रह गया इसमें, वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब है घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व। घुलने की क्षमता होती है जिसमें उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैनी सॉलिड सब्सटेंस लाइक शुगर एंड कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। कुछ चीजें जैसे कि शक्कर और ये नमक, ये जो होता है ये पानी में घुल जाते हैं। They are called soluble substances. इसको कहते हैं soluble, घुलने वाली चीजें और solutes। ठीक है, on the other hand substance like sand, pebbles, chalk, powder etc do not dissolve in water. They are called insoluble substances. अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती। कौन कौन सी है, पत्थर हो गया, छोटे छोटा बजरी हो गई, चौक का पाउडर हो गया, ये चीजें जो है ये पानी में नहीं घुलती, तो इनको कहते हैं इनसॉल्युबल। जो चीजें घुलती है उनको कहते हैं सॉल्युबल, जो नहीं घुलती है उनको कहते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दी है, टेक अ हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और शुगर इन इट, stir the water to mix the salt or sugar. What happens to the sugar or salt? You will find that the crystals of sugar are or salt are invisible. अब क्या है, जब हम है ना थोड़ी सी शक्कर या नमक को एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें हम शक्कर डाल देंगे, उसको हिलाएंगे, तो क्या होगा कि है ना शुगर के जो दाने थे वो गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो गए, क्योंकि वो जो है पानी में घुल गया। इसी प्रकार नमक है, जब हम नमक चम्मच में लेते हैं तो हमें नमक दिखता है, जब हम उसको पानी में डाल के हिला देते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो वो गायब कैसे हो गया, क्योंकि वो सॉल्युबल था। इन द अबव एक्टिविटी वी सॉ दैट शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स आर मिक्स्ड विद वाटर so intimately that they cannot be distinguished. Thus we can say that sugar and salt are soluble in water. Sugar और salt जो है पानी में डालते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो घुल गए उसके अंदर। The mixture obtained after dissolving solute in water is called solution. Solute को जब पानी में घोलते हैं, मानिए जब ना शक्कर के जब टुकड़े थे तो वो solute थे, solute को हमने जब पानी के अंदर घोला तो उसको हम बोलते हैं जो बना वो बोलते हैं सॉल्यूशन बन गया, माने घोल बन गया, चीनी का घोल बन गया, ऐसे बोलते हैं ना। जब चीनी अलग से थी तब तो वो है ना सॉल्यूट थी, माने कि हार्ड थी। ठीक है, जब पानी में घुल गई तो वो सॉल्यूशन बन गया। Solution is a homogeneous mixture.
सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर पानी और चीनी या नमक जो भी है कुछ मिला हुआ होता है. The term homogeneous means the composition of mixture is equal throughout the solution. Homogeneous का मतलब होता है जब अपने पानी में चीनी को घोला तो वो पूरा पानी का टेस्ट जो है वो एक जैसा हो गया, एक जैसा हो जाता है मीठा जैसे. Solubility is the property of for liquids also. ये जो है solubility घुलनशील जो है ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि गुण है. एक लिक्विड मतलब होता है तरल पदार्थ जैसे पानी वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह, ऐसी लिक्विड वगैरह बहुत चीजें होती हैं. तो मेनली जो है लिक्विड में ये यहाँ पे पानी की बात कर रही है. सम लिक्विड्स लाइक विनेगर, लेमन जूस, शुगर सिरप एक्सेट्रा मिक्स विथ वाटर. कुछ चीजें जैसे कि सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, शुगर होगा या सिरप हो गया, ये सब जो है वो पानी में घुल जाती हैं. These liquids are called miscible liquid. इन लिक्विडों को क्या पानी में घुल देते हैं तो ये फिर इनको अलग नहीं करते. While liquids like mustard oil and coconut oil do not mix with water, so these liquids are called immiscible liquids. और कुछ लिक्विड्स जो हैं जो कि पानी के अंदर नहीं घुलती. जैसे देखो जब हम पानी के अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो तेल पानी के अंदर नहीं घुलता, ठीक है. और कोकोनट ऑयल डाल दिया, ठीक है, तो ये सब तेल वगैरह जो होते हैं ये पानी के अंदर जो है वो नहीं घुलते. तो इस प्रकार से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल चीजें हैं. जो है ना घुल जाती है उनको कहते हैं मिसिसिबल और जो नहीं घुलती उनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से नाउ वी एंड आवर फर्स्ट पार्ट हियर. ओके, so hope you all would have understood the chapter well. So have a good day, take care, and we'll continue the rest chapter in our part 2. Thank you.